हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम सिंक्रोनस मशीन के चैप्टर से एक न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं जो कि बेस्ड है एमएफ मेथड पे। क्लियर। हमें पता है कि एमएफ मेथड को मतलब एमएफ मेथड से हम वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो सिंपल आपसे फील्ड एक्साइटेशन एंड फील्ड करंट पूछा हुआ है। क्लियर। आगे हम देख सकते हैं कि इसमें और क्या चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको ओसीसी गिवन है क्वेश्चन में, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अगर ध्यान से देखो तो ये गिवन। क्लियर। आईएफ की वैल्यू इन एम्पियर है। ओपन सर्किट वोल्टेज आपकी जो दी है लाइन के टर्म में दी हुई है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि लाइन वोल्टेज है। क्लियर। और ये वोल्ट में दिया हुआ है तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किलो वोल्ट में भी देता है तो जनरली आप इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके ही ग्राफ पेपर में ग्राफ को प्लॉट किया करो। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू गिवन है वो 0.01 पर यूनिट गिवन है। क्लियर। और जो आपका लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू 0.12 पर यूनिट गिवन। क्लियर। 0.01 पर यूनिट है तो हम लीकेज रिएक्टेंस के टर्म में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आपको देता है, आपको डाटा क्या दिया हुआ है कि फुल लोड करंट। क्लियर। ये क्या कर रहा है? मोटर ड्राइंग अ फुल लोड करंट। क्लियर। और मशीन एज अ मोटर ऑपरेट किया जा रहा है। पहली चीज, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज आपका 3.3 किलो वोल्ट है और 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग है। क्या है? लीडिंग। और आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है फील्ड करंट कितना रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस रेटेड वोल्टेज एंड फुल लोड करंट। अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग हो तो वो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है आईएफ की वैल्यू। क्लियर। तो आईएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें ओसीसी की रिक्वायरमेंट तो है ही। ओसीसी से हमें ये देखेंगे कि हम क्या चीजें कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। और साथ ही साथ उसके बाद हम फेजर का सहारा लेंगे और फेजर के थ्रू हम वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में एक और डाटा दिया हुआ है कि अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्लियर। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यानी जब आपका कंडीशन शॉर्ट सर्किट है तो उस कंडीशन में फील्ड करंट 40 एम्पियर की रिक्वायरमेंट ले रहा है फुल लोड स्टेटर करंट के लिए। यानी जो मोटर ड्रॉ कर रहा है करंट वो कर रहा है 40 एम्पियर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्लियर। ये क्वेश्चन में एक और डाटा दिया हुआ है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग डाटा है और इस डाटा के बेसिस पे हम देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्या किया है, ग्राफ पेपर लिया। ग्राफ पेपर में हमने देखा कि फील्ड करंट आपकी जो है वो 15 एम्पियर से लेके 160 एम्पियर तक वेरिएबल। अगर आप देखो प्लॉट को तो यहाँ पे क्या है, 15 एम्पियर से 160 एम्पियर तक वेरिएबल है। तो हमने जो एक कॉलम लिया हुआ है, ठीक है, यानी जो आपके 5 कॉलम्स है उसको एज 10 एम्पियर हमने एज्यूम किया हुआ है। क्लियर। ठीक है। और उसके बाद लाइन वोल्टेज 600 से 4000 के बीच वेरी कर रहा है। तो 5 कॉलम को हमने फिर से 500 वोल्ट कंसीडर किया हुआ और उस बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, ग्राफ पेपर के हेल्प से हमने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दिए। तो ये हमारी क्या है, ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहां पे आपको दिया हुआ है एक्सएल की वैल्यू इन पर यूनिट। आपका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो है आपका 0.12 पर यूनिट। क्लियर। अगर हम इस लीकेज रिएक्टेंस की वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये कैलकुलेट करने जाएं इन टर्म्स ऑफ लाइन तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है √3। जनरली कभी भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन होता है अल्टरनेटर केस में, क्लियर, वो जनरली आपका अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं है कि ये क्या है, स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है, तो आप जनरली स्टार कनेक्टेड एज्यूम करते हुए ही चलेंगे। क्लियर। ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, लाइन वोल्टेज ड्रॉप, किस टर्म में हम बात कर रहे हैं, लाइन, क्योंकि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाइन के टर्म में। क्लियर। तो लीकेज रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा ऑब्वियस बात है क्या होगा, √3 IXL के बराबर। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे VAL की, किस टर्म में, लाइन टर्म में, तो लाइन टर्म क्या होगा,
√3 टाइम्स ऑफ फेज। ये वैल्यू क्या है आपकी? फेज वैल्यू है, IA इंटू एक्सएल। IA रेटेड आपको गिवन हुआ क्वेश्चन में, क्लियर? ठीक है, रेटेड करंट पे आपको ये सारी चीजें इवेलुएट करनी है। अब कंडीशन क्या है कि आपको एक्सएल दिया हुआ है पर यूनिट में, यहां पे एक्सएल क्या है? ओम में। तो आपको पता है कि आपका जो एक्सएल होता है पर यूनिट, वो क्या होता है? जो भी आपकी एक्सएल की एक्चुअल वैल्यू है अपॉन बेस वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। बेस वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा? ये वोल्टेज और करंट का रेशियो VPH अपॉन IPH के बराबर, क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको, आप ये समझना कैसे ये सिंपली पर यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, अभी हम आगे देख भी लेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सएल पर यूनिट इंटू बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका बेस वैल्यू है, जेड बेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो जेड बेस की वैल्यू क्या होगी? VPH। VPH का मतलब क्या हो गया? लाइन फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या है? स्टार कनेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है V/√3 के बराबर। ये सारे टर्म रेटेड वैल्यू है। अपॉन IPH की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार कनेक्टेड केस में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है और ये आर्मेचर करंट IA के बराबर, क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? IA से IA कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यानी आपको जो वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, क्लियर? आपको जो वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, आप सिंपली क्या करेंगे? जो भी आपका रेटेड वोल्टेज है, क्लियर, उसमें पर यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो सिंपली रेटेड वोल्टेज से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि करंट आपका फिक्स है और वैसे भी हमने देखा कि IA से IA आपको क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपको जो एक्चुअल वैल्यू मिल रही है वो सिंपली रेटेड वैल्यू में आप पर यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जा रही है, क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे बात करें रेटेड वैल्यू की, तो रेटेड वैल्यू क्या आपकी? 3.3 किलोवोल्ट V रेटेड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे V रेटेड, और ये भी ऑब्वियस सी बात है, लाइन टर्म है, तो V रेटेड जो लाइन वैल्यू है वो क्या है आपकी? 3.3 kV, क्लियर? या फिर 3300, क्लियर? और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से जो आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लाइन, वो क्या हो जाएगा? 0.12 इंटू 3300, यानी आपका आ गया 396 वोल्ट, क्लियर? तो ये आपका आ गया 396 वोल्ट। अब हम OCC की हेल्प से ये देखेंगे कि आपका ये जो वोल्टेज ड्रॉप 396 का हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम आते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्लियर? देखिए यहां पे ये आपका 500, ये आपका 400, ये क्या आपका? ये है आपका 396 के अप्रॉक्स आएगा ये वैल्यू, क्लियर? यानी आप क्या देख रहे हैं कि 396 पे आपको जो फील्ड करंट मिल रहा है वो मिल रहा है 10 एम्पियर के बराबर, क्लियर? इसको मैंने मान लिया पॉइंट A, इसको मैंने मान लिया पॉइंट B, क्लियर? ठीक है, तो AB की वैल्यू यहां पे कितनी है? AB की वैल्यू आपकी हो गई 396 वोल्ट, क्लियर? और ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है? तो OB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? OB की वैल्यू हमारी आ गई 10 एम्पियर, यानी 396 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आपको जो करंट मिल रही है उस करंट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे फ्रॉम OCC आपने क्या किया? फील्ड करंट की वैल्यू कैलकुलेट करी, किसके करस्पॉन्डिंग? इस 396 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। ये मैंने IF डैश माना, IF डैश की वैल्यू क्या है? OB के बराबर है, जो कि आपको 10 एम्पियर मिली है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये चीजें कैसे आ रही है, कितनी आ रही है, क्लियर? ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, फिर से हम बात करते हैं, यहां पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आपका जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो 40 एम्पियर का हो, क्लियर? शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आपको जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो ड्रॉ हो रहा है फील्ड करंट 40 एम्पियर, यानी इस पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया C, इस पॉइंट को मैंने C एज्यूम कर लिया। चलो रेड ले लेते हैं C, क्लियर? यानी जब आपका शॉर्ट सर्किट बिहेवियर हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको जो करंट फील्ड एक्साइटेशन ड्रॉ होनी चाहिए वो 40 एम्पियर के बराबर होनी चाहिए। तो यानी अगर मैं A को C से मिला दूं तो हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, यानी अगर मैं यहां से लोकस ड्रॉ करता ना यहाँ पे ऐसे, तो ये लोकस मुझे किसका मिला? जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। खैर वो सब बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल
हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC, ऑब्वियस सी बात है, OB की वैल्यू 10 है, OC की वैल्यू 40 है, क्लियर। तो हमारी BC की वैल्यू क्या होगी? BC की वैल्यू होगी आपकी OC माइनस OB के बराबर, वो आपको ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है, 30 एम्पियर के बराबर। और ये एक आपका पोसियर ट्रायंगल की तरह शो हो रहा है, क्लियर। और पोसियर ट्रायंगल में जो आपका बेस होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यानी ये जो BC है किससे रिप्रेजेंट करेगा? फॉर आर्मेचर रिएक्शन कंपोनेंट, क्लियर। यानी आपको ये जो 30 एम्पियर करंट मिल रहा है, ये करंट क्या होगा? फील्ड करंट होगा, लेकिन किसके करेस्पॉन्डिंग? IFAR के करेस्पॉन्डिंग। यानी आपको फील्ड करंट मिल रहा है, लेकिन ये किसके करेस्पॉन्डिंग मिल रहा है? आर्मेचर रिएक्शन के करेस्पॉन्डिंग। तो ये लॉजिक यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको आर्मेचर रिएक्शन के करेस्पॉन्डिंग जो फील्ड एक्साइटेशन मिल रहा है IFAR, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 एम्पियर के बराबर, क्लियर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। यानी हमने कुछ किया नहीं यहाँ पे, हमने पहले क्या किया? लीकेज रिएक्टेंस से करस्पॉन्डिंग आपने वोल्टेज निकाला, पर यूनिट वैल्यू आपको दी गई है, सिंपली पर यूनिट वैल्यू में आप रेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा कि आपका लाइन वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू द लीकेज रिएक्टेंस वो कितना हो रहा है, क्लियर। ये आपको 396 मिल गया। OCC आप क्या निकाल लीजिए? उसके करेस्पॉन्डिंग फील्ड एक्साइटेशन, वो हमें 10 एम्पियर मिल गया। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आपको करंट 40 एम्पियर दिया हुआ है। तो वो जो एक ट्रायंगल फॉलो होता है वो ZPFC कैरेक्टरिस्टिक, जैसा मैंने लॉजिक बताया आपको, वो ट्रायंगल मिल गया आपको, यानी पोसियर ट्रायंगल आपका बन गया। और उस पोसियर ट्रायंगल में जो आपका बेस होता है वो रिप्रेजेंट करता है आर्मेचर रिएक्शन को, तो वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया IFAR की वैल्यू 30 एम्पियर, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? IFAR की वैल्यू मिल गई, क्लियर। समस्या अभी यहाँ तो खत्म हुई नहीं है, क्योंकि आपका ये क्या है? मोटर। हमें क्या निकालना है? हमें कैलकुलेट करना है IF, क्लियर। तो जब तक हम IF कैलकुलेट नहीं कर लेंगे तब तक तो हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो IF कैलकुलेट करने के लिए अब हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये MMF मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें IF निकालना है, तो IF निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ER के करेस्पॉन्डिंग। हमें IR निकाल लिया तो उसके करेस्पॉन्डिंग हम फिर से रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और IF की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिलहाल एक मोटर के केस में, क्लियर, ये आपका EF होता है, क्लियर, ये आपका आर्मेचर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। RA को हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट मानते हुए चल रहे हैं, हालांकि इसकी वैल्यू 0.01 पर यूनिट दी गई है, लेकिन फिर भी हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये आपका IJXL हो गया, क्लियर। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ER, क्लियर। MS मीटर में क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। ये आपका मोटर है, ये करंट IA और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज VT। जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? VT माइनस IA इंटू JXL इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? ER के बराबर, क्लियर। तो ER की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? VT माइनस JIAXL के बराबर, क्लियर। IAXL की वैल्यू हमें पता है। हमें यह भी पता है कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 90 डिग्री, टर्मिनल वोल्टेज आपका 3.3 किलो वोल्ट है, क्लियर, लेकिन टाइम टर्म में। और ये सारी वैल्यूज क्या है? ये हमने सर्किट बनाई है, तो ऑब्वियस सी बात है पर फेज वैल्यू। तो VT की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 3.3 इंटू 10⁻³ सबसे पहले तो आप इसको फेज टर्म में चेंज करेंगे। ये आपकी VT की वैल्यू आ गई। VT को हमने रेफरेंस ले लिया तो हम इसको लिख सकते हैं VT एंगल 0 डिग्री, क्लियर। VT माइनस JIXL है, उसके लिए क्या है आपका? सबसे पहले क्या दिया हुआ आपका? करंट लीडिंग है, तो ये जो IA करंट है वो थीटा एंगल से लीड कर रहा है। जहां पे cos थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? cos थीटा दिया हुआ है 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। तो यहां से हमें सारी चीजें इवेल्युएट करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर IA तो दिया नहीं है, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? अरे IA नहीं दिया है ना, लेकिन IAXL का मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है। और रही एंगल की बात, तो मैं ER को क्या लिख सकता हूं? मैं ER को लिख सकता हूं ER, VT को लिख सकता हूं मैं VT एंगल 0 माइनस JIA एंगल, ऑब्वियस सी बात है लीडिंग है तो थीटा, क्योंकि VT को हमने रेफरेंस लिया है तो IA एंगल थीटा हो गया, इंटू XL, क्लियर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? VT एज इट इज माइनस J एंगल थीटा इंटू IAXL,
IXL की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है 396 वोल्ट के बराबर। क्लियर? तो हम IXL की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाना है यहाँ पे, ये वैल्यू आपकी आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना हमें कि जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम राउंड फिगर लेते हुए चलेंगे, ताकि हम ग्राफ से आसानी से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू रीड आउट कर सके। क्लियर? ठीक है, तो हम इंटीजर फॉर्म में वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे पूरी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 905 वोल्ट। क्लियर? पॉइंट में भी आएगा, लेकिन हमने इसको नॉर्मलाइज करके क्या कर दिया, प्योर इंटीजर वैल्यू ले लिया। क्लियर? तो ये आपका आ गया 1905 माइनस जे एंगल थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। IXL की वैल्यू कितनी है हमारी 396। IXL की वैल्यू कितनी है हमारी 396 कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। क्लियर? कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 0.8 है, तो ऑब्वियस सी बात है साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 0.6। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो इसलिए 0.8 और 0.6 आ जाता है ये। क्लियर? जब आप वैल्यूज को पुट करोगे यहाँ पे, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 और साइन थीटा की वैल्यू 0.6, तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा। क्लियर? जे 396.8 प्लस जे 0.6। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रियल पार्ट आएगा वो आएगा 2042 माइनस जे 183.2। क्लियर? फिर हम इसको जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी राउंड फिगर में 2050 एंगल माइनस 5.1 डिग्री। क्लियर? तो ये आपको मिल गया ER। क्लियर? तो ER क्या हो रहा है, VT से लैग कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मोटरिंग मोड है तो ये सब चीजें तो होनी है। तो ER की वैल्यू आपको मिल गई 2050 एंगल 5.1 डिग्री। अब ER मिल गया तो ER के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाना है, IFR भी मिल जाना है। बट गलती क्या होती है यहाँ पे जो हमने ER कैलकुलेट किया हुआ है ये फेज वैल्यू, और जो हमें कैरेक्टरिस्टिक दी गई है वो लाइन वैल्यूज के टर्म में दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, ER लाइन। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, बच्चे यहीं पे ज्यादातर गलती करते हैं। तो ER लाइन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 2050 अंडर रूट 3। ऑब्वियस बात है, फेज में हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी वैल्यू 3551 वोल्ट के बराबर। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने OCC पे और वहां से देखते हैं कि 3551 के करस्पॉन्डिंग आपको फील्ड करंट की वैल्यू क्या मिल रही है। क्लियर? ठीक है, तो आते हैं 3551 पर। ये आपका 3500। क्लियर? ठीक है, और आपको क्या करना है, ये 3551 निकालना। क्लियर? ठीक है, तो 3551 के करस्पॉन्डिंग आपका IFR क्या होगा वो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये आपका 3500 है। क्लियर? 3500 से थोड़ा सा ऊपर 3600 आ जाएगा, यानी इसके मिड में, यानी ये जो वन कॉलम है इसके जस्ट मिड में। तो यहां पे जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 108 के आसपास। ये है आपका, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 3551। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो करंट मिलेगा वो मिलेगा ये। हम आसानी से इसको OCC से देख सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी 108 एम्पियर। क्लियर? तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, IFR की वैल्यू फ्रॉम द OCC, और आपको लाइन वोल्टेज के टर्म में कैलकुलेट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो फील्ड करंट मिल गया वो मिल गया IFR। क्लियर? और ये वैल्यू आ गई आपकी 108 एम्पियर। अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें क्या क्या चीजें मिल गई हैं। पहली चीज हमारे पास क्या अवेलेबल है, IFAR की वैल्यू, आर्मेचर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग आपका फील्ड एक्साइटेशन कितना है वो हमें मिल गया 30 एम्पियर। दूसरी वैल्यू हमें क्या मिल गई है, IFR की वैल्यू, वो कितनी है 108 एम्पियर। क्लियर? लेकिन हमें दोनों के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है,
इस वजह से हम रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए फिर से हमें फेजर का सहारा लेना होगा। तो अगर आपको एमएमएफ मेथड याद हो तो एमएमएफ मेथड में हमने क्या किया था, एमएमएफ मेथड में हमने क्या किया था, हमने किया था कि आपने ER को एज अ रेफरेंस लिया, मतलब रेफरेंस तो VT होगा, फिलहाल हम ER देख लेते हैं कैसे क्या आता है। ठीक है, ये ER हो गया, क्लियर। ER से 90 डिग्री लैग करता हुआ आपका फाई आर कह लो या FR कह लो, सब क्या होता है, सेम होता है। तो ER से 90 डिग्री लैग करता हुआ FR का फेजर होगा, क्लियर। और FR के सेम फेज में ही आपका IR का फेजर हो जाएगा, यानी ये आपका IFR का फेजर मिल गया, क्लियर। ठीक है, ये आपका FR का फेजर और इस सेम फेज में ही आपका IFR का फेजर हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, अब आते हैं टर्मिनल वोल्टेज का फेजर क्या बनेगा। अगर आपको याद हो, अभी हमने लास्ट में भी देखा, इसी लेक्चर में ही देखा, तो VT की वैल्यू क्या हो रही थी आपकी, ER प्लस JIAXL के बराबर, या VT माइनस JIXL क्या था आपका, ER के बराबर था। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे क्या होना है, आपका जो VT है, ठीक है, VT लीड करेगा। क्यों लीड करेगा, अभी हमने ER की वैल्यू कैलकुलेट की थी VT एंगल 0 पे। आपका VT जब VT एंगल 0 था तो ER की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, ER एंगल -5.1 डिग्री, ये मिल रही है हमें। तो ऑब्वियस सी बात है, ER आपका VT से लैग करेगा, ये आपका VT का फेज हो गया, क्लियर। ठीक है, और आपका जो करंट है वो क्या हो रहा है, लीडिंग है, क्लियर। करंट भी आपका क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, तो ये आपका IA का फेज हो गया। और IA क्या हो रहा है, थीटा एंगल से लीड कर रहा है। थीटा की वैल्यू हम कहां से निकाल लेंगे, cos थीटा इक्वल टू 0.8। तो ऑब्वियस सी बात है, थीटा की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी cos इनवर्स 0.8 के बराबर, और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 36.9 डिग्री, क्लियर। तो यहां पे अगर मैं VT का फेज बनाऊं तो VT की वैल्यू क्या आएगी, ER प्लस JIXL के बराबर, यानी ये जो वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, ये आपकी प्लस JIXL होगा। ये क्या होगा आपका, प्लस JIXL, यानी IA के फेज से 90 डिग्री लीड करता हुआ आपको प्लस JIXL हो जाएगा, और ER प्लस JIXL का सम आपका VT के बराबर हो जाएगा, क्लियर। हमें ये नहीं बताना, मुझे क्या बताना है वो समझने की कोशिश करना। मुझे बताना है कि अब हमें IF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। IF की वैल्यू, ये IF मुझे कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा ये जानना है। हमें पता है कि FF क्या होता है आपका, FF होता है, सॉरी, FR क्या होता है आपका, रिजल्टेंट MMF। जब आपका आर्मेचर रिएक्शन का नेचर आता है तो FF प्लस FAR के बराबर होता है, क्लियर। यानी इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम करंट की बात करें तो IR का मतलब क्या हो गया, IFR ही हो गया। तो IFR की वैल्यू समथिंग IF प्लस IAR के बराबर होना चाहिए। लेकिन इस FAR का नेचर क्या होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका जनरेटिंग मोड है या मोटरिंग मोड, क्लियर। तो यहां पे पहली चीज तो मोटरिंग मोड है, ये चीज पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। दूसरी चीज लीडिंग पावर फैक्टर है, क्लियर। तो लीडिंग पावर फैक्टर होना, मोटरिंग मोड होना, ये क्या शो करता है कि आपका जो आर्मेचर रिएक्शन का नेचर होगा वो क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग, क्लियर। क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जनरेटिंग मोड में आपका जो नेचर होता है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए डीमैग्नेटाइजिंग होता है, और मोटरिंग मोड के लिए क्या हो जाता है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वही डीमैग्नेटाइजिंग हो जाता है, क्लियर। पावर फैक्टर का जो अप्रोच है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। यानी अगर मुझे FAR के करस्पॉन्डिंग IR निकालना है तो वो IR क्या होगा, IA के जस्ट अपोजिट फेज में। कहने का मतलब तो यही हुआ, क्लियर। यानी अगर मैं यहां से IF की वैल्यू कैलकुलेट करने बैठूं तो IF की वैल्यू क्या होनी चाहिए, IFR माइनस IAR के बराबर, क्लियर। माइनस IAR का मतलब क्या हो गया, जो आर्मेचर रिएक्शन का नेचर है वो क्या होना चाहिए, डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, यानी IA के जस्ट अपोजिट फेज में होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं IFR माइनस ऑफ IAR,
मैंने माइनस क्यों लिखा? माइनस ये बताने के लिए लिखा क्योंकि आपका लीडिंग पावर फैक्टर है और नेचर क्या होगा? डीमैग्नेटाइजिंग। तो उस केस में ये वैल्यू IFR प्लस IAR के बराबर आ जाएगी। क्लियर? क्योंकि IA के जस्ट अपोजिट फेज में होगा डीमैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट और आर्मेचर रिएक्शन का जो नेचर होगा। क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे IF का फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो IF का फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा? IFR प्लस IR के बराबर। क्लियर? तो आपका IR मतलब IA ही हो गया। ठीक है। तो IA के सेम फेज में आपको क्या हो जाना है? ये हो जाना है IAR। IA के सेम फेज में आपको क्या हो गया? IAR हो गया। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा? IF के बराबर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? IF के बराबर हो जाएगी। क्लियर? और यही हमें कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं एंगल की। तो हमने कैलकुलेट क्या किया था? ये एंगल जो होता है वो 5.1 डिग्री आता है, क्योंकि ER की वैल्यू क्या है? -5.1 डिग्री है। तो ऑब्वियस बात है VT और ER के बीच का एंगल कितना हो गया? 5.1 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? 36.9 डिग्री। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो एंगल हमें मिल रहा है, ये एंगल टोटल, ये एंगल हमें कितना मिल रहा है? दोनों का सम कर दो तो 36.9 एंड 5.1 दोनों का सम कर दिया तो हमें कितना मिल गया? 40 डिग्री। यानी ये एंगल हमारा कितना है? 40 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो IAR यानी IA का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू EAR यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमने एज्यूम किया है यहाँ पे, उसके करेस्पॉन्डिंग में ये एंगल 40 डिग्री के बराबर, ये 40 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका हो जाएगा 48 डिग्री। क्लियर? क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही तो है, 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना हो गया? 48 डिग्री। तो मेरी बात यहां पे समझने की कोशिश करना। हम यहां पे कैलकुलेशन 2-3 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें IFAR और IR के बीच का एंगल पता चल गया है। ठीक है। तो यहां पे फेजर मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर? ये एंगल आपका 40 डिग्री है। ठीक है। ये मैंने मान लिया O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। क्लियर? और O से B को भी मिला दिया हमने। क्लियर? ये वैल्यू आपकी IF दे रही है OB, ये आपका IAR है, ये आपका IFR। क्लियर? IR मतलब IFAR। ठीक है। और ये आपका IF है। क्लियर? IFAR और IFR की वैल्यू आपको पता है मैग्नीट्यूड के टर्म में। और IFAR अगर मैं देखूं यहां पे तो आप इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? आप इस लाइन को एक्सटेंड करिए, यहां से परपेंडिकुलर डालिए और जो AB कंपोनेंट है इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करिए। यहाँ पे मैंने मान लिया C। क्लियर? जैसा हमने फेजर डायग्राम में पढ़ा था सेम वही लॉजिक के थ्रू। तो यहाँ पे OC की वैल्यू क्या आ जाएगी? OC आपकी आ जाएगी OA प्लस AB साइन 40 डिग्री। क्लियर? ठीक है। OA की वैल्यू क्या है? IFR के बराबर है। प्लस AB की वैल्यू कितनी है आपकी? AB की वैल्यू है आपकी IFAR के बराबर इंटू साइन 42। हमने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट की थी। IFR कितना हमारा आया था? 108 प्लस IFR कितना आया था? 30 एम्पियर इंटू साइन 40 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकाल लेंगे? BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियस ही बात है AB cos 42 डिग्री के बराबर। क्लियर? मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ये क्या हो जाएगा आपका? IFAR cos 42 यानी 30 cos 42। अब आप क्या करें? यहाँ पे आपको क्या निकालना है? OB, एक परपेंडिकुलर आपको ट्रायंगल पता है तो OB की वैल्यू क्या हो जाएगी? OB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। क्लियर? जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी अप्रॉक्सीमेटली 130 डिग्री 130 एम्पियर के बराबर आएगा। 129.99 आएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? 130 एम्पियर। क्लियर? यानी आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? IF की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो 130 एम्पियर के बराबर आ गया। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि IF की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता था? आपसे पूछ सकता था कि फील्ड एक्साइटेशन क्या होगा, यानी इसके करेस्पॉन्डिंग यानी जो EF, जो आपका EF होता है जनरेटेड EMF इन केस ऑफ जनरेटर, या वही मोटर केस में आपका वो बैक EMF के टर्म में कोरिलेट करने लगता है, उस EF की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? ठीक है।
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता था। क्लियर। फिलहाल आपसे IF पूछा है, IF की वैल्यू 130 एम्पियर हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? देखो यहाँ पे ये एंगल 42 डिग्री है, ये एंगल कितना है 48 डिग्री है। क्लियर। यानी अगर हम इसको पैरेललोग्राम थ्योरम की हेल्प से करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम पैरेललोग्राम थ्योरम के टर्म से भी कर सकते थे। तो आपका ये जो दोनों फेज है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, क्लियर, यानी ये वेक्टर, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये 48 डिग्री के बराबर ही तो है। क्लियर। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है आपका? 48 डिग्री के बराबर। तो आप पैरेललोग्राम थ्योरम भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। तो दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते थे कि आपकी जो IF की वैल्यू हो जाती वो क्या हो जाती? अंडर रूट IFR स्क्वायर प्लस IFAR स्क्वायर प्लस 2IFR इंटू IFAR इंटू कॉस 48 डिग्री। क्लियर। आप इसको भी सॉल्व करते तो आपको 129.99 यानी 130 एम्पियर आता। मैं कह रहा था कि आपसे EF भी पूछ सकता था। तो EF अगर पूछता मान लो तो आप क्या करते? सिंपली फिर से आप OCC पे जाते। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने तो बैठते नहीं, आप कहाँ जाते? OCC पे। OCC पे आप जाते और वहां पे क्या देखते कि IF 130 एम्पियर के करेस्पॉन्डिंग आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है। क्लियर। तो IF ये आपका 130 है, तो 130 के करेस्पॉन्डिंग आपको कितना ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहा है, वही आपका EF के बराबर हो जाता। क्लियर। ठीक है। तो यहां से आपको EF की वैल्यू कितनी मिल जाती? हम यहां से कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये मिलेगा 3900 के आसपास, मतलब 3800 समथिंग के आसपास। यानी EF की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिल जाएगी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3900 कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, 3900 वोल्ट। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए है कि ग्राफ प्लॉट करना, उसमें भी टाइम आपका टेकिंग है। क्लियर। और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर KVL KCL अप्लाई करना कि जनरेटर दिया हुआ है या मोटर दिया हुआ है। क्लियर। यानी इक्वेशन लिखना, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना, फेजर डायग्राम ड्रॉ करके फिर नेट IF की वैल्यू कैलकुलेट करना, जो हम MMF मेथड में करते हैं। क्लियर। तो जाके हमें कहीं जाके आपको आंसर मिलता है। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये प्रॉब्लम। तो इस वजह से अगर इसके पैरेलल में कोई कम टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है तो आप उसको अप्रोच कर लिया करें। ठीक है, रादर देन इसके। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअली आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कैसे हमें इसको अप्रोच लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक अलग न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।